आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समुच्चय या सेट। 11th क्लास का टॉपिक है। बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे पहले जनरल लैंग्वेज में समझते हैं सेट होता क्या है, समुच्चय किसे कहते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉमन वर्ड है बहुत जगह, किचन सेट। हम सेट पर फोकस कर रहे हैं, किचन सेट, या फिर क्रिकेट सेट। दोनों जो वर्ड हैं किचन सेट या क्रिकेट सेट, तो इनमें जो सेट है वो कॉमन है। और जैसे ही ये सेट सब लगता है इसके आगे, तो हमें कलेक्शन का पता लगता है। मतलब किचन सेट अपने आप में कोई एक वस्तु का नाम नहीं है। किचन सेट बोलते ही किचन का एक पूरा कलेक्शन, जिसमें बहुत सारी चीजें होंगी, बर्तन होंगे कई प्रकार के, ठीक है, गैस स्टोव और बहुत सारी चीजें होंगी, वो हमारे सामने आ जाती है कि ये चीजें किचन सेट के अंतर्गत आती है। वो उनके एलिमेंट्स होते हैं, हम आगे एलिमेंट्स में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही क्रिकेट सेट हो गया, क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बॉल हो गई, बैट, स्टंप, लेग गार्ड, ठीक है, और क्या होता है, ग्लव्स, हेलमेट, बेल्स वगैरह। अपने में क्रिकेट सेट जो हो गया, इसमें बहुत सारे एलिमेंट हो गए। इनका जो कलेक्शन है पूरा, उस कलेक्शन को सेट कहते हैं, क्रिकेट सेट। अब इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो परिभाषा लिखते हैं, फिर इसको समझेंगे हम। तो समुच्चय की परिभाषा जो है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहे तो सेट की डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड objects is called a set। तो सेट क्या है, संग्रह है, कलेक्शन है, ठीक है। इसमें एक शब्द आया है सुपरिभाषित, इंग्लिश में आया वेल डिफाइंड। इसका अर्थ क्या होता है? बाकी चीज तो समझ में आ रही है कि वस्तुओं का संग्रह है, कलेक्शन है, उसको सेट कहा जाता है। इसमें एक शब्द आया है सुपरिभाषित, हर चीज का अपना मीनिंग है इसके अंदर। तो सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझे। वेल डिफाइंड का मतलब आगे हम कुछ एग्जांपल्स में समझेंगे। वेल डिफाइंड का मतलब ये हो गया कि उसके बारे में दो राय नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। अगर कोई सेट हमको दिया हुआ है या हमें ज्ञात करना है उस सेट के बारे में, उसके जो अवयव होने चाहिए, वो उसके जो अवयव हैं वो फिक्स होने चाहिए, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके स्कूल में क्लास 10th में, 11th में या 12th में, या पूरे स्कूल में ही मान लीजिए हर क्लास में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक पर जो बच्चे आए हैं, उनका एक सेट आपको बनाना है। तो वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्कूल में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चे आए हैं हर क्लास में, उनका कलेक्शन से मान लीजिए 8वीं क्लास में लेते हैं हम, फर्स्ट कौन आया उसका नाम लिख लिया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया उसका नाम लिख लिया, फिर 9th में, 10th में, 11th, 12th में कोई भी लिखेगा वो वही लिखेगा, क्योंकि वो आए हैं, उनका बाकायदा रिकॉर्ड है आपके पास कि ये बच्चे जो हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए।
तो वो जो चीज है जिसमें पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता, जिसमें आपकी प्रिडिक्शन काम नहीं करती, जो फिक्स होता है मामला उसमें, वो कहलाता है सुपरिभाषित। जैसे कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का जो समुच्चय है उसके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए उसको अभी आगे बात करेंगे किस प्रकार लिखते हैं। अभी मैं केवल एलिमेंट्स लिख रहा हूं, ठीक है। समुच्चय को इस प्रकार लिखते हैं, जब भी दोबारा डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। ये है अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, वोवेल्स जो होते हैं, उनका सेट। ये जो सेट है इट इज वेल डिफाइंड, बिकॉज ये चेंज नहीं होगा, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे जो अंग्रेजी वर्णमाला में है वो इसके अलावा कोई और स्वर होता हो। कोई भी व्यक्ति जो जानता हो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों को, वो इन्हीं स्वरों को लिखेगा जब भी आपसे सेट पूछा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का, तो यही सेट कहलाएगा। तो ये जो है ये है वेल डिफाइंड। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि कौन से सेट वेल डिफाइंड नहीं होते, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात तो ये आप कहोगे कि सब प्रकार के सेट हमें तो वेल डिफाइंड ही लगते हैं। तो देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जानवरों के नाम, दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जानवरों के नाम, ये चीज वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। क्योंकि किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा डर किसी और चीज से लग सकता है, किसी को दूसरी चीज से लग सकता है। कोई व्यक्ति कह सकता है सबसे खतरनाक जानवर दुनिया का शेर है, किसी के लिए छिपकली भी हो सकती है। ये तो चेंज हो सकता है, हर व्यक्ति अलग अलग चीजों से डरता है। तो जो विशेषण यहाँ लगाया गया है खतरनाक, सबसे खतरनाक, इसका कोई फिक्स मानक नहीं है, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं जो ये बता सके कि सब दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जानवर कौन से। ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय होती है इसके बारे में, ठीक है। तो ये सुपरिभाषित नहीं कहलाएगा। तो कई प्रकार के सेट आते हैं जो सुपरिभाषित नहीं है। जैसे प्रसिद्ध लेखकों के नाम तो सबके लिए अलग अलग है। प्रसिद्ध अपने आप में कोई मानक नहीं है। किसी को कोई राइटर पसंद है, आपको कोई राइटर पसंद है, आप उसे प्रसिद्ध मानते हो, दूसरा व्यक्ति कहता है ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। तो ऐसे ही दुनिया के सबसे 5 लंबे व्यक्ति बिल्कुल मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड है। पर दुनिया के सबसे 5 बुद्धिमान व्यक्ति, ये वेल डिफाइंड नहीं, क्योंकि बुद्धि की मापन आप किस प्रकार करोगे। लंबाई की मापन तो आपने कर ली है, लंबाई की मापन तो हमारे पास रिकॉर्डेड है, ठीक है। विश्व रिकॉर्ड तोड़े हुए जो सबसे लंबा व्यक्ति है उसका विश्व रिकॉर्ड है, उससे छोटे भी हैं, हमें 5 मिल जाएंगे, वो 5 ही रहेंगे वैसे के वैसे ही। कोई भी अगर जानना चाहे उसके बारे में तो वो वैसे ही रहेंगे। परंतु विद्वान की क्या गणना करेंगे आप, किस आधार मानेंगे कौन विद्वान है कौन नहीं है। तो इसलिए वेल डिफाइंड एंड डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, ये 2 चीजें हो गई। तो अब आपको समझ में आ गया वो वस्तुओं का संग्रह है, और संग्रह किस प्रकार का है, सुपरिभाषित है। कलेक्शन, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बट इट इज वेल डिफाइंड, तो वो कहलाता है सेट। और सेट का आगे हम बात कर लेते हैं। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए यही है, इसको मान लीजिए मैं इस प्रकार लिखना चाहूंगा, तो ये हर सेट को लिखने का तरीका होता है। कैपिटल लेटर, अंग्रेजी वर्णमाला कोई कैपिटल लेटर हो, उससे किसी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके जो अवयव होते हैं जैसे एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे किचन सेट के एलिमेंट्स थे वो बर्तन, क्रिकेट सेट के वो एलिमेंट थे। ऐसे ही जब हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की बात करेंगे तो एलिमेंट ये होंगे, ये इसके अवयव कहलाते हैं, ठीक है। अलग अलग हो सकते हैं सब में नंबर वाइज। ये अवयव जो हैं इनको मजले कोष्टक के अंदर, मजले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है इस प्रकार से, तब ये कहलाता है सेट। तो सेट का रिप्रेजेंटेशन तो कैपिटल लेटर से है, और उसके जो अवयव हैं यहाँ तो इंग्लिश में इसलिए स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हमने अवयव। अगर इंग्लिश वर्णमाला का कोई हम सिंबल यूज कर रहे हैं अवयवों के लिए तो उसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, और अगर सेट के लिए यूज कर रहे हैं तो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अंतर समझ में आ गया होगा आपको। अगर अवयव हैं और आपको अंग्रेजी वर्णमाला में अवयवों को लिखना है तो आप स्मॉल लेटर से लिखते हैं उनको, और यदि आपको सेट का नाम लिखना है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है इंग्लिश वर्णमाला में। और सेट अवयवों कहाँ रखा जाता है, मजले ब्रैकेट के अंदर अवयवों को रखा जाता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब हम कुछ सेट्स की बात कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है पहले से, बट उसे सेट के रूप में नहीं पढ़ा। मतलब सेट तो था वो, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया कि वो सेट है, ठीक है।
जैसे बहुत कॉमन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन। याद आ रहा होगा आपको, आपने किया भाई। वन टू थ्री और एंड सो ऑन चलते जाते हैं आगे तक। 3 डॉट लगा देते हैं हम। 3 डॉट का मतलब है कि वो आगे सीरीज कभी खत्म नहीं हो रही है, या जहां तक भी जा रही है वो सीरीज, उस 3 डॉट का कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वो सीरीज आगे बंद होगी नहीं। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर्स का सेट, पूर्ण संख्याओं का। ये सब हमने पढ़े हुए हैं, ये सेट ही थे पहले, ठीक है जी। और इसके बाद रैशनल नंबर, सॉरी पूर्णांकों का, इंटीजर्स का। इंटीजर का सेट दोनों साइड से खुला होता है, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, उधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। बट ये सेट है और ये इसके एलिमेंट्स हैं और ये रिप्रेजेंट हो रहा है। देखिए पहले भी होता था, ऐसे ही करते थे हम, लेकिन आप उसको पढ़ रहे हैं हम एक्चुअली वो होता क्या। आपने पहले भी किया, कैपिटल एन लिखते थे आपने, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि सेट का जो सिंबल होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा होता है, वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके एलिमेंट्स मजले ब्रैकेट में लिखे हुए, पहले भी किया हुआ है, अब उसको पढ़ रहे हैं हम सेट के रूप में, ठीक है। इसके बाद हम रैशनल नंबर का ले सकते हैं, इसको इस प्रकार लिखते हैं और अभी डिस्कस करेंगे अपन। ये अभी तो बस लिख लेते हैं, आगे आगे डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे सेट हमारे पास तैयार हो जाते हैं। तो ये सब सेट है, समुच्चय है, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, किस प्रकार से इसको दिखाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। तो सेट को दर्शाने के 2 तरीके हैं, 2 मतलब फॉर्म है, 2 मेथड मान लीजिए। एक है रोस्टर फॉर्म और जिसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और एक है फॉर्म बिल्डर, हिंदी में बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। एक का नाम तो यही है रोस्टर, या टेबुलर कहते हैं। टेबुलर यानी सारणिक, सारणियां, टेबुलर याद रखिए। और दूसरी का नाम है सेट बिल्डर, हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण। रूट फॉर्म, रोस्टर फॉर्म है एंड सेट बिल्डर फॉर्म। क्या डिफरेंस है? केवल लिखने का तरीका है। तो नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, टेबुलर फॉर्म है ये। इसमें जो वैल्यू लिखी होती है, अवयव जो होते हैं, वो सारे अवयव हम लिखते हैं उनके। जो भी सेट आपको दे रखा है उसमें जितने सारे अवयव हैं, वो सारे अवयव 1 बाय 1, जैसे मैंने अभी लिखा था एक, ये रूप भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसमें इसके सारे अवयव लिखे हुए हैं। जो 3 डॉट लगा रखे हैं सारे अवयव आ गए, इनफाइनाइट तक जितने भी अवयव सब आ गए। और अभी वो लिखा था ना एग्जाम्पल, ये है टेबुलर फॉर्म। इसके अंदर जो समुच्चय होता है उसमें जितने भी अवयव होते हैं वो सारे अवयव उसमें दर्शाए जाते हैं इस प्रकार से। मसला ब्रैकेट तो लगेगा ही, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो सेम बात है। इसके अंदर जो अवयव है सारे के सारे अवयव इसमें दर्शाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, सारे अवयव इस प्रकार डिफाइंड होते ही नहीं है कि उनको एक किसी इनफाइनाइट अवयव हो जाए और उनमें भी कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा फॉर्मेशन नहीं हो। इसमें देखिए, इनमें तो फॉर्मेशन है,
एक बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, जो भी है, पर कोई ऐसा फॉर्मेशन नहीं हो, कोई अलग प्रकार का कुछ मामला चल रहा हो, उस प्रकार के सेट को किस प्रकार दर्शाएं कि उसमें अगर बहुत ज्यादा अवयव है तो हम इस रूप में दर्शा सकते नहीं। तो दूसरा एक और तरीका है, इसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में एक कथन होता है अपने आप में, उस कथन, वो कथन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है उसके अवयव को, और जैसे हम उस कथन को समझ जाते हैं तो हमें उसके अवयव बहुत सारे जो उसके अवयव है वो हमको पता लग जाता है कौन कौन उसके अवयव है। ठीक है, जैसे इसी के ले लेते हैं, लिखने का तरीका देख लीजिएगा बहुत ध्यान से इसका। इसको लिखते हैं इस प्रकार से, ये बोल रहा हूं एक्स, एक्स से इसके अवयव है एक्स, एक्स एक अवयव का नाम नहीं है, एक्स बहुत सारे अवयव हो सकते हैं। ठीक है, सच दैट, ये उसका निशान है, बताता हूं क्या होता है। एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। यह है लैंग्वेज, यह है कथन, और यह कथन, ये एक्स जो है वो उन सभी अवयवों को रिप्रेजेंट करेगा जो इस कथन को फुलफिल करेंगे। ठीक है, एक्स सच दैट, सच दैट का मतलब होता है हिंदी में इस प्रकार। एक्स इस प्रकार हमने माना है, एक्स क्या है, अवयव है, एक अवयव नहीं है, जितने अवयव हो सकते हैं, जैसे इस एग्जांपल के लिए 5 अवयव जो है, ये पांचों अवयवों को ये एक्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने 5 अवयव नहीं लिखे, हमने एक लैंग्वेज लिखी है, जो लैंग्वेज वो 5 अवयव को दर्शाती है। जैसे एक्स इस प्रकार है, एक्स इज सच दैट, एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली ए ई आई ओ यू ये सारे के सारे आ गए। हमारी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, उसमें कई टेबुलर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे, कई सेट बिल्डर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे, तो हमको बहुत अच्छी तरह से ये चीज समझ में आ जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखिए, एक सेट मैंने बनाया है, ये जो फॉर्म लिखी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म है, आपको समझ में आना चाहिए इस चीज के बारे में, इसको क्लियर कर लीजिएगा बिल्कुल। सेट बिल्डर फॉर्म किस प्रकार लिखते हैं, इसमें किसी एलिमेंट का पूरा वर्णन नहीं किया गया, एक्चुअली में एक लैंग्वेज दे रखी है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड लेस देन 10, ये कथन है, उस कथन को फिल करते हैं। चलिए इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करते हैं, यही चीज है, वो टेबुलर फॉर्म में चेंज करते हैं। एक्स इज नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है एक्स। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। ठीक है, तो पहली बात तो यहां से स्टार्ट हो गई कि हमको 1 से स्टार्ट करना। दूसरी बात क्या बोलते हैं, एंड लेस देन 10, 10 से कम होना चाहिए। तो क्या बनते, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10, लेस देन 10, तो 10 नहीं आएगा, 10 से कम है, तो 10 तक नहीं पहुंचेगा, 10 से कम ही आएगा। ठीक है, देखिए और एग्जांपल है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1, इतना ही दे रखा है। ठीक है, x बराबर n अपॉन n प्लस 1 सच दैट n इक्वल्स टू 1 2 3। x बराबर n अपॉन n प्लस 1 एक फॉर्मूला दे रखा है, और वो इस प्रकार है कि n की वैल्यू जो 1 2 और 3 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म कौन सी हो गई, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। नाउ चेंज दिस फॉर्म इन टेबुलर फॉर्म। तो n की वैल्यूज रखते जाते हैं, हमको 3 वैल्यूज रखनी है, 3 वैल्यूज के हिसाब से 3 वैल्यू आई। n का मान 1 रखते हैं, 1 अप 1 ओवर 1 प्लस 1 1/2, एक वैल्यू मिल गई। एलिमेंट ढूंढ रहे हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, सारे एलिमेंट लिखने होते हैं। तो और सेट बिल्डर फॉर्म में एक फॉर्मेशन लिखा होता है, फॉर्मेशन है हमारे पास।
और हम इसके एलिमेंट्स लिख रहे हैं। तो अब टू पुट करते हैं एन की वैल्यू के साथ, 2 और 2+3, सॉरी 2+1, 2/3 and 3/4 and this is your tabular form। तो ये चीज दोनों एक ही हैं, दोनों ही चीजें, ये दोनों ही फॉर्मेशन है, केवल ये रिप्रेजेंट कर रही है एक पर्टिकुलर सेट को। मेथड दोनों का केवल दिखाने का जो वे है, वे ऑफ राइटिंग जो है वो अलग है। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण फॉर्म या रूप। और ये जो हो गया, ये हो गया टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। तो मैंने काफ़ी कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की कि आपको कितने इजी वे में समझाया जा सके इन चीज़ों को, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा जोर दिया मैंने, ठीक है। तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये टॉपिक अभी, हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा, ये बेसिक है सेट का। क्वेश्चन किसी प्रकार का हो, बेसिक जिसका क्लियर होता है वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन को कर सकता है। तो आपको क्या करना है, अभी जितना मैंने यहाँ बता दिया आपको इस लेक्चर में, ये 15-20 मिनट का जो लेक्चर है, इसमें जो कुछ बता दिया है उसको आपको कंप्लीट कर देना है अपनी तरफ से भी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस टाइप्स ऑफ सेट बताऊंगा और आगे उसके बाद कंप्लीट हम करेंगे।